नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशना सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं रणनीति की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में यहां पर उमर अब्दुल्ला की ये मुलाकात होगी। उमर अब्दुल्ला अमित शाह की यहां पर जो मीटिंग होगी काफी खास ये मीटिंग मानी जा रही है क्योंकि उमर अब्दुल्ला राज्य के दर्जे की मांग पर विचार विमर्श कर सकते हैं। बैठक में आतंकवाद बिजनेस रूल्स पर भी चर्चा संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल बताते चले कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के दर्जा बहाली को लेकर बातचीत कर सकते हैं और इसी बीच में यहाँ पर अपने पद संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला की गृह मंत्री के साथ ये दूसरी बैठक होगी। अपनी पहली मुलाकात के दौरान सकारात्मक आश्वासन यहाँ पर मिला था क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने सीएम की कुर्सी को संभाला उसके बाद दिल्ली विजिट किया था और वहां पर कई आला नेताओं से भी बातचीत की गई थी। लेकिन फिलहाल बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, अमित शाह के साथ बैठक होगी, मीटिंग यहाँ पर होगी और पहले जिस तरह से राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर आश्वासन दिया गया था उस पर यहाँ चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और बताते चले कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया है और इसी पर कुछ नहीं अभी तक हो पाया है जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है। गृह मंत्री के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उमर राज्य के दर्जे के अलावा दोहरे नियंत्रण यानी कि 2 पावर सेंटर को लेकर भी बात कर सकते हैं। प्रशासनिक मुद्दों पर भी चिंता यहाँ पर जताई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी मंथन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कारोबारी हैं उनका व्यापार जो इतने सालों से रुका पड़ा हुआ है, आरोप जो व्यापारियों की तरफ से लगाए गए थे उस पर भी आज मंथन हो सकता है क्योंकि इससे पहले आपने देखा उमर अब्दुल्ला ताबड़तोड़ मीटिंग्स करते नजर आए थे। एक एक करके उन्होंने किस तरह से यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत करने की कोशिश की और लगातार एक्शन मोड में आते हुए हर एक जिले के अंदर पहुंचे, वहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसके निवारण के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े मुद्दे बने कि बिजनेस रूल्स नहीं है, पावर्स का पता नहीं है कि आखिर किस तरह से काम होना चाहिए, दूसरा राज्य की बहाली को लेकर लगातार प्रयास जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जारी रखने वाली है और इसके साथ साथ यहाँ जिस तरह से व्यापार को बढ़ाने के लिए भी काम करने की कवायद तेज कर दी गई है। तो फिलहाल ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इस बीच में आज जब बैठक होती है तो किस तरह से ये बैठक क्या सकारात्मक रहने वाली है या फिर सिर्फ आश्वासन ही आज मिलेगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत दिनेश से जुड़ने के लिए। रजनी सेठी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इसरा जान है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से मुलाकात की बात हो रही है, आज दूसरी बार मुलाकात होनी है और अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, किस तरह से इस पूरी मुलाकात को देख रहे हैं? सबसे पहले आशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं मेरी तरफ से उनको सभी दोनों को नमस्कार। जैसे आशा जी जैसे आपने देखा कि जब उन्होंने अक्टूबर में ओथ ली थी उमर अब्दुल्ला उनकी कैबिनेट में, उसके बाद एक बार इन्होंने मतलब फॉर्मेलिटी से सभी केंद्रीय नेताओं से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात की। अब ये दोबारा मिलने जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो प्रयास करना है स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि सरकार को लगता है कि जब तक स्टेटहुड हमें नहीं मिलेगी हम अच्छी तरह से गवर्नेंस नहीं दे सकते लोगों को। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रयास कर रही है, लेकिन मैं 2-3 चीजों की तो तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ कि पिछले 2 जो स्टेटमेंट आई है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी, एक ईवीएम को लेकर और जो इंडिया ब्लॉक की वो स्टेटमेंट बड़ी कैलकुलेटिव स्टेटमेंट है। ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस से छुटकारा लेना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जैसे कांग्रेस को कुछ दिया नहीं है सरकार ने, लेकिन कांग्रेस से बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस दूरी बनाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि केंद्र सरकार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर काम करे और ये तो 2 स्टेटमेंट ईवीएम और इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप के बाद केंद्रीय नेताओं से मिलना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ये मीटिंग से क्या रिजल्ट निकलता है? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी प्रवक्ता से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कह रहे हैं कि इसे गलत तरीके से ना समझा जाए, तो फिर इसे कौन से वाले तरीके से समझा जाए? क्योंकि ईवीएम का मुद्दा तो सीधा सीधा कांग्रेस ने उठाया और इस बीच में जब यहाँ इंडिया ब्लॉक की अगर बात आती है तो उस पर भी निशाना सीधा सीधा कांग्रेस पर ही जाता है क्योंकि लीड तो इस वक्त बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ही कर रही है। और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरह से किनारा करते करते हुए आप केंद्र सरकार की ओर कदम जो है वो बढ़ रहे हैं? देखिए कांग्रेस पूरे देश में आइसोलेट हो रही है। जो इंडिया ब्लॉक की जो बात करें, इंडिया ब्लॉक में इस तरह से रिवोल्ट हो गया
सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, अब तो समाजवादी पार्टी ने भी बोलना शुरू कर दिया, टीएमसी तो कह रही है हम लीड करेंगे। कल तो आपने देखा होगा कि कल तो शिवसेना भी ओपन में आ रही, शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस अगर वीर सावरकर के बारे में बार बार अटैक करेगी तो हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि क्या हम कांग्रेस के साथ रहेगा ना रहे। मुझे लगता है कांग्रेस पूरे नेशनल लेवल पे आइसोलेट हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी वो भी टीएमसी को कह रही है कि आप लीड कीजिए। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुझे लगता है एक मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक मिडिल पाथ अपनाना चाहती है। मुझे तो यही लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद अब इनका रिजल्ट क्या निकलता है उनकी मीटिंग के बाद, क्या कितनी जल्दी सेंट्रल स्टेट को देता है, बिजनेस रूल की बात होती है, तो ये अभी टू पावर कल्चर की बात हो रही है। दोहरी मुझे लगता है कि सेंट्रल इतनी जल्दी स्टेट को रिस्टोर करेगा ना बिजनेस रूल बनेंगे। जो जम्मू कश्मीर में अभी जो मुझे लगता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके तहत ही जम्मू कश्मीर सरकार चलती रहेगी, बिजनेस रूल बनने में भी टाइम लगेगा। बिल को संसद के अंदर लाया गया, लेकिन फिलहाल दिनेश जी कह रहे हैं कि समय लगेगा इसका। देखिए, बहुत से लोग चाहते हैं कि समय लगे, बहुत से लोग चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा न मिले, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें यूपी बने रहे। तो इसमें लोगों का कहना कि हमें लगता है ऐसा होगा, हमें लगता है ऐसा होगा, कहीं न कहीं एनालिसिस कम और इच्छा ज्यादा है कि अभी जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को उनका स्टेट वापस नहीं दी है। तो पहली बात तो स्टेटहुड की जहाँ तक बात आती है, ये न सिर्फ कश्मीर के लोगों को चाहिए, जम्मू के आवाम को भी स्टेटहुड वापस चाहिए। स्टेटहुड जो है उससे जम्मू और कश्मीर के जो मेजर मसाइल हैं, कोई भी मसला हो, आप किसी भी मसले की बात कर लीजिए, बिजली से लेके पानी से लेके गवर्नेंस से लेके आप किसी भी मसले की बात कर लीजिए, स्टेटहुड जो है उसका आंसर होगा। और उसके बावजूद अगर आज जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि एक बार अगर हमें जनता का मैंडेट मिलेगा, स्टेटहुड की लड़ाई हम लड़ेंगे। और आज जो आप देख रही हैं, बार बार मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी हो रही है, कॉन्स्टेंटली उसी मैनिफेस्टो में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि अब हमें अचानक से ख्याल आ गया है और अब हम सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस से किनारा कट करेंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन से पहले ही साफ तौर पर लिख दिया था कि एक बार अगर हमें जनता का मैंडेट मिला, स्टेटहुड की जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। इसके लिए चाहे डिप्लोमेटिक कांग्रेस का किनारा तो ईवीएम के मुद्दे को लेकर जो बयान दिया गया उस पर कहा जा रहा है। दूसरा, इंडिया ब्लॉक के अंदर जो कश्मकश की स्थिति इस वक्त पैदा हो गई है उसको लेकर कहा जा रहा है। और साफ तौर पर जानकारों को दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला तो कांग्रेस को कहां पर रखा गया, और उसके बाद तारिक हामिद कारा कह रहे हैं कि वो कुछ भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना फुल सपोर्ट बाहर से दे रहे हैं। जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात आती है, इंडिया ब्लॉक को लीड कौन करेगा, इस बात से न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां बात कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ममता बनर्जी अब एनडीए कैंप में है, अब अरविंद केजरीवाल भी एनडीए कैंप में है। अंदर से लीड कौन करेगा इस ग्रुप को, इस पर एक सवाल होगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ममता बनर्जी को भी बीजेपी अलाय बोल देंगे। ममता बनर्जी जिसने बंगाल में बीजेपी को धूल चटाई। सवाल इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। सवाल दलों को आप एनडीए का अलायंस नहीं बोल सकते हैं। मुझे बस एक बात बोलने दीजिए। सवाल इस वक्त आशा जी सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर बीजेपी ने वादा किया है बार बार कि वो स्टेटहुड का दर्जा वापस करेंगे, आज इतने सालों बाद भी वो क्यों स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं कर रहे, वो क्यों जम्मू और कश्मीर को अपनी आवाम को स्टेटहुड से महरूम रख रहे हैं। और ये कौन जो लोग इसको सवाल मैं वापस आपके पास लौटूंगी, उन लोगों से रजनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्टेटहुड को लेकर क्यों यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, क्यों अपनी बात से मुकरने की कोशिश हो रही है? देखिए आशा जी, बिल्कुल मुकरने की कोशिश नहीं हो रही। अभी आपके सामने मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं और होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। इतना जी जानती हैं इनके मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मिलने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक रोड मैप लेकर ही जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की कैसे हो, और उसके लिए स्टेटहुड के लिए जो इन्होंने अपनी बात रखी थी तो उसके लिए कैसे पहल करेंगे। मैं वही बात कर रही हूँ, लगातार हम लोग तो अपनी स्टेटहुड की बात पर कायम हैं। हमने तो कहा है कि स्टेटहुड मिलेगा, मगर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। उनके मुख्यमंत्री जी फिर से बात करना चाहते हैं तो करके देख ले। हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले। बिल्कुल इस तरह ने कहा कि भाई जम्मू की जनता भी चाहती है। हम जब चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले, हमें अपने केंद्र नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि वो स्टेटहुड देंगे।
उसमें कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं है। वो किस लिए जा रहे हैं दिल्ली, मुझे लगता है सिर्फ स्टेटहुड की बात करने नहीं जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बजट सेशन भी होने लगा है, उसके लिए भी वो वित्त मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी, मुख्यमंत्री जी शायद वो सब बातें लेकर दिल्ली में जा रहे हैं, जिसके लिए वहां पर उनकी डिस्कशन कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर सर से आज होने वाली है। देखिए, बार बार जो कहा जा रहा है कि हम स्टेटहुड देंगे, हम स्टेटहुड देंगे, मुझे लगता है मैं पता नहीं कितने सालों से ये बात सुन रही हूँ। सवाल ये है कि हम ये नहीं आपसे पूछ रहे हैं हम देंगे कि नहीं देंगे, सवाल ये है कि आपका टाइमलाइन क्या है। इस टाइमलाइन का जवाब क्यों नहीं हमें दिया जा रहा? किस दिन आप स्टेटहुड देंगे, किस साल आप स्टेटहुड देंगे? आप 10 साल के बाद भी बोलते रहेंगे हाँ हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। तो ये वादे सुन के जम्मू की आवाम और कश्मीर की आवाम अब तंग आ चुकी है। ये बार बार ये खोखला वादा सुन के हमें अगर आप बताएंगे कि किस दिन आप स्टेटहुड देंगे तो शायद आपके वादे पर हम भरोसा कर सकें। अगर आप कहेंगे कि इस साल ये इस पे देंगे हम भरोसा कर लें, लेकिन आप टाइमलाइन तो दे उसका एमपी का क्या रोल है? पर ये जाइए ना, लोगों को बताइए कि स्टेटहुड हमारा गया क्यों, हम यूपी में क्यों आए हैं, इस पर जाइए। टाइमलाइन तो आप लोगों ने फिक्स नहीं किया, मुख्यमंत्री बना हो 5 साल में कभी भी मैंने बच्चों के पॉइंट को क्लियर करूंगा। क्या उन्होंने टाइम फ्रेम दिया कि मैं पंडितों को 2 महीने के अंदर लाऊंगा? ये बचकाना सवाल मत करिए कि टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए। हमें जब पूरा विश्वास है होम मिनिस्टर सर अब बता रहे हैं कि हम स्टेटहुड देंगे, तो आप पहले बताइए ना जम्मू कश्मीर की जो तबाही हुई है प्रति उसको भी जवाब दीजिए कि ये स्टेटहुड ले जाने का क्यों बना केंद्र नेतृत्व का सवाल। आज यूपी में क्यों तब्दील हुआ, उसके पीछे एनसी है, तो एनसी आज इतना शोर मचा रही है स्टेटहुड को लेकर। स्टेटहुड था आप लोगों ने 70 साल में यूपी बनाते हैं बीजेपी, लेकिन कहते हैं एनसी आपके पीछे है। हमें स्टेट से यूपी बनाया आप लोगों ने बीजेपी की सरकार में, और अब आप लोग कहते हैं एनसी में आप लोगों ने यूपी बना, हमें यूपी बनाया। मुझे तो समझ नहीं आता कौन से लोग आप लोग को कौन देता है कश्मीरी पंडित विस्थापित। अगर यही आप लोगों को अगर यही आप लोगों का प्रयास है जम्मू और कश्मीर के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं एज ए पोलिटिकल पार्टी। कैसे आप लोगों को कोई वोट देता है? आप लोगों को जिन्होंने यूपी बनाया, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट पसंद इसका जाए, आप लोगों ने हमको यूपी बना के छोड़ा, अब आप एक टाइमलाइन नहीं देते हैं बना दिया है। और जो लोग सवाल कहते हैं, ठीक है दिनेश जी, बचकाना सवाल नहीं है, ये हमें टाइम फ्रेम दीजिए। ये दिनेश जी को सामने ले आए प्लीज, इस तरह से नहीं। रजनी जी, जिस तरह से स्टेटहुड को लेकर बात हो रही है, आप ही की तरफ से कहा गया था कि जब माकूल समय आएगा तो स्टेटहुड दिया जाएगा। राज्य के दर्जे को बहाल अगर किया जाता है तो फिर किस तरह की राहत लोगों को, लेकिन इस बीच में 2 पावर सेंटर्स हैं, उसके साथ साथ बिजनेस रूल्स हैं जो अभी तक नहीं लगाए गए हैं। दिनेश जी, जिस तरह से आप खुद ही कह रहे थे कि बिजनेस रूल्स भी अभी समय पर नहीं आने वाले हैं, 2 पावर सेंटर कितने अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर सकता है? क्योंकि एलजी को पता है कि मुझे क्या काम करना है, सीएम को पता है कि मुझे क्या काम करना है। पावर्स को बार बार लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पावर्स हैं और हम कहां तक काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से सवाल ये भी आ जाता है कि पावर्स बहुत तरीके से है सरकार के पास, सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या वाकई में जमीनी सतह पर काम चल रहा है? उसके बाद अभी बजट पर भी आएगी। हाँ देखिए आशा जी, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ें तो उसमें सब कुछ क्लियर है, डिटेल में क्लियर है कि पावर डिफाइन है, किसके पास कैसी पावर है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहे कि हम स्टेटहुड जब तक नहीं मिलता हम पब्लिक को गवर्नेंस नहीं देंगे, तो ये एक्सक्यूज बड़ा लेम एक्सक्यूज है। सरकार के पास एडिक्वेट पावर है, सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। जब सरकार ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इसमें स्टेटहुड का क्या लेना देना? आप बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, स्टेटहुड के लिए भी संघर्ष करते रहिए। बीजेपी की आपके जैसे पहले कहा गया कि अगर सरकार सीरियस हो तो सरकार को चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बनाई जाए, उसमें बीजेपी को भी इन्वॉल्व किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, सभी पोलिटिकल पार्टी स्टेटहुड को लेकर मिलकर बात करें। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने स्टेटहुड दिलवाया, तो फिर मुझे लगता है ये पोलिटिकल आज तो कांग्रेस, आज तो राजभवन के बाद कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। हर एक पार्टी चाहती है कि हमारा नाम स्टेटहुड के साथ जुड़ जाए कि हाँ ठीक है स्टेटहुड के लिए हमने काम किया।
आशा जी कांग्रेस स्टेट रूट कम है, अडानी को लेकर ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। मणिपुर को लेकर है तो अडानी को लेकर है। कांग्रेस की मानसिकता ये कि कांग्रेस जो राजनीतिक राज्य के मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर कांग्रेस इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दों पे बात करती है। इसलिए कांग्रेस की 6 सीटें आई, जम्मू में 1 सीट कांग्रेस को मिली। इसलिए कांग्रेस क्या बात ना करे, अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल के लिए बात करे, पीडीपी को भी इन्वॉल्व किया जाए, सभी पोलिटिकल पार्टी पार्टी बिल्कुल बुलाई जाए। 55 की वो बात कर रहे हैं, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंदर वो कह रहे हैं कि सारे क्लॉजेस को पढ़ने की जरूरत है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कहाँ पर कितनी पावर है और किसके पास कितनी पावर है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। इस तरह से ठिकरा फोड़ने की क्या जरूरत है स्टेटहुड को लेकर? मुझे समझ, मैंने बार बार आपको कहा, कुछ लोग जो है वो नहीं भी चाहते हैं जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड बहाल हो, तो वो बार बार तो यूपी तो है, आप यूपी में काम कीजिए, आपको क्या बात है। जम्मू और कश्मीर की आवाम क्या चाहती है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक रूल्स की बात आती है, बिजनेस रूल्स, अगर आपसे सब कुछ साफ साफ स्पष्ट होता तो बिजनेस रूल्स लाने की क्या जरूरत होती, क्योंकि इसमें जानने हैं ये बोल सकते हैं कि बिजनेस रूल्स क्यों लाए जाते हैं। इसीलिए लाए जाते हैं ना कि आज में कभी चीजें क्लैरिटी से नहीं रखी गई होती है। वही रीजन होता है बिजनेस रूल्स को क्लियरली लाया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ये सरकार तो बिजनेस रूल्स तक नहीं ला रही है, और फिर जो काम नहीं हो रहा है बिजनेस रूल्स तक बंद करके रखते हैं। फिर कहते हैं कि आप लोग तो काम नहीं करते, भाई बिजनेस रूल्स लाने में क्या एक दिन लगेगा ना। लेकिन बीजेपी की सरकार ना तो चाहती है बिजनेस रूल्स लाने में क्या परेशानी है? काम तो ठीक है सर, कभी बैठे नहीं। ठीक है, बिजनेस रूल लाने में कोई परेशानी नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी खुद बोल बैठे हैं कि बिजनेस रूल जनवरी के फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है आएंगे। आप शायद उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी होगी आपने, आप सुन लीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू में बोला है कि आने वाले दिनों में जनवरी तक बिजनेस रूल मिल जाएंगे। उनसे क्वेश्चन किया गया था क्या आपके पास पावर्स नहीं है, उन्होंने कहा पावर्स मेरे पास फुल है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं हर काम कर रहा हूँ जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो मैं वही सवाल कर रही हूँ कि बिजनेस रूल्स को लेकर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी के पास सारे पावर्स है, काम करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स आपने दिए थे वो तो यूटी के तहत ही दिए थे इकरा जी, उसमें स्टेटहुड का कहीं मेंशन नहीं था कि स्टेट बनने के बाद ये चीजें इम्प्लीमेंट होंगी। तो वही मेरा सवाल है कि आप अपना काम करिए ना, केंद्र ने जब स्टेटहुड देना होगा तो दे देगा, उसके लिए हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें कि स्टेटहुड आपके कहने पर आएगा, जब केंद्र को सही लगेगा स्टेटहुड तभी मिलेगा। आप मुख्यमंत्री बने हैं एमपी से, सरकार आपकी है तो काम करिए। ठीक है, दीजिए इसका जवाब। वो कह रहे हैं सरकार आपकी है तो आपको काम करना चाहिए। सवाल रजनी जी, आप जो बोल रहे हैं आप तभी कुछ सच बोल रही हैं, हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी ही सच बोल रही है। हमें बताइए स्टेटहुड किस देश से आएगा, हमें स्टेटहुड का एक गाइडलाइन बता दीजिए जम्मू और कश्मीर की आवाम को। उन लोगों को जिन्होंने आपको उन जम्मू की आवाम को जिन्होंने आपकी बदलता में जवाब बता दीजिए। आपके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरे पास पावर है, इसका जवाब दीजिए ना। आपके काम क्यों नहीं हो रहा है उसका जवाब दीजिए। स्टेटहुड में तो मैंने जवाब दे दिया कि केंद्र देता है। आपके मंत्रालय के आपके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर आपके मंत्रालय नहीं होता तो आप आपके सवाल से डरे नहीं है, आपके सवाल से डरती नहीं। अगर आपके मंत्रालय में खोट नहीं होता आपके स्टेटहुड कब आएगा, इसकी समय सीमा क्या रहेगी, एक समय बता दीजिए। ये कई तरह के सवाल हैं राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर। संसद के अंदर भी रिऑर्गनाइजेशन एक्ट को लेकर चर्चा करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसी सवाल पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अटक जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या लगता है कि विकास की राह पर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें जीडीपी को लेकर मंथन करने की जरूरत है, युवाओं के रोजगार को लेकर मंथन करने की जरूरत है, व्यापार को आगे बढ़ाने की, उद्योग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जीडीपी की अगर देखें हम तो देखिए 5 सालों में जिस तरह से 2024 की मैं बात कर रही हूँ, 1.5 गुना यहाँ पर जीडीपी हो गई थी और सरकार की तरफ से दावा भी पेश किया गया था। फिर 2024-25 का जो अंतिम बजट पेश हुआ उसमें 228 करोड़ ज्यादा बढ़ गई। देखिए आशा जी, अगर कल और परसों 2 दिन की स्टेटमेंट आप पढ़े तो पहले प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके बाद कल गृह मंत्री जो राज्यसभा में बोले, एक बिटवीन द लाइन भी बिल्कुल क्लियर है कि सरकार इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने वाली नहीं है केंद्र सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार ने 2018 से लेकर 2024 तक बहुत इन्वेस्ट किया जम्मू कश्मीर में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर।
तो सरकार इतनी जल्दी नहीं चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ की सरकार के हवाले किया जाए। मुझे नहीं लगता, ठीक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो मर्जी देगी, क्योंकि केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा ऑन द फ्लोर ऑफ द राज्यसभा ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा। अब अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा ये प्रधानमंत्री जान सकते हैं या गृह मंत्री जान सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो फैसला होता है शायद बीजेपी वालों को भी नहीं पता होता कब फैसला होता है। इसलिए अप्रोप्रिएट टाइम सिर्फ गृह मंत्री जी को पता होगा, प्रधानमंत्री जी को पता होगा। ये कहना कि कोई अब टाइम लाइन अगर केंद्र सरकार पर ये दबाव डालेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कि आप टाइम लाइन दीजिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, सरकार जो है दबाव पे आने वाली है। सवाल यहाँ पर तो ये भी उठ रहा था ना कि 96 वाले हालात नहीं है, 89 वाले, 87 वाले, 90 वाले हालात नहीं है, 2002 वाले हालात नहीं है, तो अब कब वो परिस्थितियां आएंगी जब राज्य का दर्जा बहाल होगा, ये भी तो सवाल उठ रहा था ना। अब आपने इस बात को तो क्लियर कर ही दिया कि बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को ये सवाल करना ही वाजिब नहीं है कि आप समय सीमा बता दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता के बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये पता नहीं होगा कि क्या फैसला होगा। ये फैसला तो सिर्फ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पता होगा, और गृह मंत्री जी को नहीं पता होगा कि अप्रोप्रिएट टाइम कब है, कैसी सिचुएशन है। इसलिए इतनी जल्दी, और मुझे तो बोलना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये भी कहना चाहिए कि टाइम लाइन बताइए, क्योंकि ये केंद्र में जो सरकार है उसको अगर आप धमकी देंगे तो वो सरकार धमकियों से डरने वाली नहीं है। ठीक है, इसका जब आप दीजिए, वो कह रहे हैं अगर आप इस तरह से धमकियां देंगे, वो धमकियां देने से डरने वाले नहीं है। बहुत ही अपनी तरीके से उन्होंने बयान रखा है इफ्रा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को आप बार बार सवाल करते हैं, उनके पास ये जवाब नहीं रहता है। जी बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को देना ही नहीं चाहती है। पहली बार में शायद दिनेश जी से एग्री करती हूँ। एक डेमोक्रेसी में सरकार जो होती है लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेती है, लेकिन यहाँ दिनेश जी साफ साफ बोलते हैं कि लोगों के साथ क्या, ये अपने लोगों के साथ तक डिसीजन नहीं लेते हैं, कमरे में डिसीजन बनाते हैं और लोगों को अचानक डिसीजन करना होता है बोल देते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, आवाम के साथ होता है, जो जनता होती है वो जनार्दन होती है, जनता डिसाइड करती है कब क्या होगा, यहाँ वो सिस्टम है नहीं। इस बात से मैं दिनेश जी के साथ फुल्ली एग्री करती हूँ। सवाल उठ रहा था ना, बहुत सवाल उठ रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि जहाँ पर सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर व्यवसाय को पहुंचाया है, टूरिज्म को पहुंचाया है, युवाओं के रोजगार को लेकर काम जो चल रहा है, स्कीम्स को लेकर जो काम चल रहा है, प्रोजेक्ट्स को लेकर जो काम चल रहा है, उन्हें सरकार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, हमारी सरकार को तो क्या हर सरकार को काम करने की जरूरत है, लेकिन आज जो ये चर्चा हो रही है ये सिक्कों के बारे में चर्चा हो रही है। बीजेपी की सरकार ने हमको कहा था कि जब जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे हम सिक्कों दे देंगे। बीजेपी की सरकार, उनके प्रवक्ता हर टेलीविजन चैनल पे आके कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बार बार कहा कि बीजेपी की मंशा में कहीं न कहीं हमें स्पोर्ट नजर आ रहा है। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू और कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को स्पोर्ट नजर आ रहा है, और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए उनके पास नेशनल एजेंसीज है, हजारों करीबन 30-35 नेशनल एजेंसीज है लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपकी NIA आ गई, CBI आ गई, आपकी CRPF है, BSF है, आर्मी है, उसका कोई एंड ही नहीं है। ये है कि पावर जो है, जनता किसी को भी पावर दे, पावर इनके हाथ से ना निकले। ये कहीं न कहीं पावर की लड़ाई है, ये कहीं न कहीं जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके हकूक से महरूम रखने की लड़ाई है। और जो ये टाइमलाइन बार बार कह रहे हैं कि हम तो टाइमलाइन देने वाले नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि हम पुराने 500 साल पहले किसी जमाने में आ गए हैं। ये सवाल तो लाजमी भी है ना। अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि कल उमर अब्दुल्ला क्या डिसीजन लेने वाले हैं, तो क्या वो जवाब आपके पास रहेगा? ये तो लाजमी भी है सवाल। जम्मू और कश्मीर की आवाम, जब जम्मू और कश्मीर की आवाम हमसे सवाल करेगी कि अगर आपने पिछले 10-6 साल से हमसे कोई वादा किया है, इस वादे का टाइमलाइन आप हमको दे दीजिए, तो ये जवाब तो उमर साहब को देना पड़ेगा अगर कोई वादा 6 साल का हुआ है। लेकिन इन लोगों ने अब उनका सवाल यहाँ पर ये है कि आप लोग केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेट तो आपको भी मिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, वोट शेयर के हिसाब से आप बड़ी पार्टी हैं,
और मैंडेट जम्मू की जनता ने आपको भी दिया है, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि स्टेटहुड को लेकर आप भी अपनी बात को रखें कि हाँ ठीक है, अगर वादा किया गया है तो जल्द से जल्द उस पर काम भी होना चाहिए। आशा जी, मैं इकरा जी की 2 बातों का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बात की कि स्टेटहुड जो मकसद है हम लोगों का, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता, वो क्या की है। 1,35,00,000 लोगों की बात की, जबकि वोट शेयर के हिसाब से ये समझ रही है कि स्टेटहुड के नाम पे इन्होंने कश्मीर में वोट नहीं लिया, इन्होंने 370 के नाम पर वोट लिया। अब ये अपना डाइवर्ट करके उसको स्टेटहुड की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता 370 मिलने से रहा और 370 के ऊपर कोई डिसीजन आना नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने प्रवक्ता को ही नहीं पता कि टाइमलाइन फिक्स क्या है। कुछ पॉलिसी लेटर्स मेरे दिनेश भाई ने क्लियर कर दिया कि हमने बहुत मेहनत की है जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को सही करने के लिए। 2019 से लगातार 2014 से समझिए, मगर 2019 के बाद से हम लोगों ने इसको ट्रैक लाइन पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है, केंद्र नेतृत्व में और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, और उसको हम मेहनत को जाया नहीं करना चाहते। मगर शायद उनकी एंट्री ऐसी पॉलिसी होगी क्योंकि ये रीजनल पार्टी है, बट बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उसको नेशनल लेवल पर सोचना पड़ेगा, उनको पॉलिसी लेटर भी देखना पड़ेगा, उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। इकरा जी अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग डिसीजन दे रही है और अपनी एक रीजनल पार्टी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे रही है। हमारी एक नेशनल पार्टी है जिसका इफेक्ट पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। हमारे करीबी पड़ोसी इस पर नजर रखकर बैठे हैं, कब यहाँ पर कोई सिचुएशन खराब हो और वो एंट्री कर जाए, कब वो अलगाववादियों आतंकवादियों की एंट्री यहाँ करवा दे, ड्रग्स की कब वो यहाँ पर युवाओं में पहुंचा दे। ये चीजें देखने वाली चीजें हैं आशा जी। इसका डिसीजन कोई रातों रात होने वाला नहीं। तो आपने इकरा जी की बात का जवाब दे दिया, पर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। रजनी जी, आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि अगर मैंडेट के तौर पर आपको पार्टी बड़ी बनाया गया है, वोट शेयर के हिसाब से जनता ने आप पर भरोसा किया है, तो आपको भी यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि नहीं? आला कमान तक इन बातों को पहुंचाने की जरूरत है कि नहीं? वो तो ड्यूटी आप ही की बनी है। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता भी समझ रही है कि इस समय जो सही डिसीजन है वो मोदी नेतृत्व ले रहा है, और हमारी लगातार बात केंद्र से भी हो रही है। और किस समय स्टेटहुड मिलेगा, हमने वही बात कर रही है कि हमें अपने नेताओं पर पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को सही करने के लिए जो डिसीजन होगा वो सही होगा। दिनेश जी, व्यापार को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, और जीडीपी तो मैंने आपको गिराकर बता दी, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ था, और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपोज भी किया जो सरकार की तरफ से टीचर्स की पोस्टेज यहाँ पर निकाली गई, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं स्टेटहुड के साथ जोड़कर देखा जा रहा था। और पूरी तरह से आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त उद्योग को जो बढ़ावा देने की बात हो रही थी कि उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। कुल मिलाकर क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य के दर्जे की अगर बहाली नहीं होती है तो क्या कोई काम नहीं हो सकता है? क्योंकि ये पिक्चर क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ठीक है, राज्य का दर्जा बहाली को लेकर आप प्रयास करते रहिए, लेकिन आम लोगों का काम तो करिए, उसको लेकर तो नहीं बैठ सकते है ना। देखिए आशा जी, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, किसी से कंट्रोवर्सी वो नहीं ले रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को फुल फ्लैश सपोर्ट करेगी, क्योंकि 2 महीने में जिस तरह से उनकी अप्रोच रही है चीफ मिनिस्टर की, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। और केंद्र सरकार भी ये चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट के थ्रू सारे काम करवाए जाए, अच्छे काम करवाए जाए। अगर ऐसी अप्रोच रहती है तो विदाउट स्टेटहुड भी उमर अब्दुल्ला की सरकार एक सक्सेसफुल सरकार होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपना मैंडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ इंडिपेंडेंट की सपोर्ट से इनके पास अपनी क्लियर मेजॉरिटी है। तो अगर ये सरकार रही, अगर उमर अब्दुल्ला की ऐसी अप्रोच रही, तो मुझे लगता है सरकार चलेगी। सारे इशू जो है, रोजगार का इशू है, डेवलपमेंट का इशू है, ये सारे इशू साथ साथ चलते रहेंगे। साइमल्टेनियसली जो डिमांड स्टेटहुड की नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रहेगी अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए। तो अगर सरकार भी, मुझे लगता है कि सरकार, केंद्र सरकार पूरी सपोर्ट करेगी, क्योंकि अप्रोच जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी पॉजिटिव है। तो ये सारी समस्याएं आस्ते आस्ते हल होंगी, बहुत ही जल्दी से ये समस्याएं हल हो सकती हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिनेश जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव अप्रोच है और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। देखिए, पॉजिटिव अप्रोच तो हमारा है, इसी वजह से है कि जम्मू और कश्मीर के जो मसाइल है वो हम सॉल्व कर पाए, तो यहाँ के लोगों का मैंडेट हमें मिल रहा है।
उससे हम किसी हद तक खड़े उतरे। लेकिन ये जो मैंडेट है, ये तो न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, कहीं न कहीं जो मैं बार बार इस बात की कह रही हूँ, इस टाइम आप किसी के पास भी अपना माइक लेके जाइए, उनको बोलिए कि टॉप प्रायोरिटी आपकी क्या है। इस वक्त जम्मू और कश्मीर की आवाम कहेंगी कि उनको अपना स्टेट वापस चाहिए, ये उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और इसमें रिलीजियस लाइन्स मैटर नहीं करेगा, इसमें एथनिक लाइन्स मैटर नहीं करेगा। आप महिलाओं के पास जाए, आप पुरुषों के पास जाए, आप गुजर भाई बहनों के पास जाए, पहाड़ियों के पास जाए, कश्मीरियों के पास जाए, डोगरा भाई बहनों के पास जाए, हर किसी का इस टाइम एक ही बात है कि हमारा स्टेट वापस कब आएगा। और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हमें मैंडेट न सिर्फ यहाँ पे गवर्नेंस के लिए दिया गया है, हमें एडवोकेसी के लिए मैंडेट दिया है कि हम ये बात जो है डिसाइसिवली लोगों की बीजेपी के सामने रखें और बीजेपी से ये सवाल करें कि जो वादे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से किए हैं, जो वादा आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किया है, जब आप बार बार कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, जम्मू और कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है, अगर हालात बिल्कुल ठीक है, आप खुद कहते हैं हालात ठीक है, तो डिले किस बात से किया जा रहा है? क्या ट्रांसपेरेंसी में क्या ये जवाब जो है जम्मू और कश्मीर की आवाम को नहीं मिलना चाहिए? हमें जवाब मिलता है, आप लोग बचकाने सवाल करते हैं, आप लोग अपना काम कीजिए। जैसे हम लोग सेकंड क्लास के बच्चे होंगे स्कूल में, तो कोई टीचर से सवाल कर रहा है, इसका कोई स्टेटमेंट आई है कि डिले हो रहा है? डिले किसने कहा कि डिले हो रहा है? पिछले आधे घंटे से डिबेट चल रही है। डिले अगर नहीं होता तो क्यों नहीं आ रहा? अगर देखिए आशा जी, अगर डिले नहीं हो रहा तो स्टेटमेंट आ क्यों नहीं रहा? अभी तक तो फर्स्ट विंटर सेशन में स्टेटमेंट आ गया होना चाहिए था। लेकिन माकूल समय की बात हो रही है इसरा, काम कौन सा रुक रहा है स्टेटहुड नहीं आने की वजह से? यही तो सवाल उठ रहे हैं ना, बार बार इस पर चर्चा हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कि राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर काम होना चाहिए। रजनी जी अभी खुद ही कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी लगता है कि यहाँ पर बिजनेस रूल्स भी आ सकते हैं और काम भी आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बार बार दिनेश जी सवाल इस तरह से उठे, अब ये सवाल लाजमी है कि नहीं, ये सवाल है कि बार बार राज्य का दर्जा कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा? देखिए आशा जी, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हम कोई काम नहीं कर सकते, हमारे पास स्टेटहुड नहीं है। दिल्ली की सरकार ने बिना स्टेटहुड के अब तो रोड मैप तैयार करने की जरूरत है इसका। 200 यूनिट कैसे मिलेगी? सरकार के पास प्रोजेक्ट लेके जाइए, केंद्र सरकार आपको और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखिए स्टेटहुड, देखिए इसरा जी एक बात सुनिए, स्टेटहुड नहीं, डिले को लेकर हम बात कर रहे हैं, काम नहीं करने को लेकर बात नहीं हो रही है इसरा, डिले को लेकर बात नहीं। देखिए इसरा जी, आप देखिए ये नहीं कहा है कि आपने कहा काम नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि राज्य के दर्जे की बहाली का बड़ा मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन काम को लेकर क्या? 200 यूनिट फ्री बिजली, पेंशन योजना पर काम, कैलेंडर को लेकर काम, महिलाओं को लेकर काम, रोजगार को लेकर काम। जहाँ तक हमारे बहुत अच्छी बात है आशा जी, आप हमारे कंटिन्यू करेंगे ना, एक सेकंड रुकिए, कंटिन्यू करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो जिस तरह से राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बात हो रही है, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से जो बड़े दावे और वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए थे, उस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। इसरा, जिस तरह से कुछ काम मैंने यहाँ पर गिनाकर बता दिए, काम को लेकर रोड मैप तैयार कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तैयार किया गया है। नो डाउट ग्राउंड पर उतरकर एक्शन मोड में उमर अब्दुल्ला देखे गए हैं। इसरा, दिनेश जी, क्या लगता है कि किस तरह से अब काम को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है? राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बहुत बात हो गई। जैसे मैंने पहले कहा चाहिए कि राज्य की बहाली का एक एक्सक्यूज लेके अगर सरकार अपना रोड मैप तैयार नहीं करती है, सरकार ने काम क्या करना है, सरकार
100 डेज का क्या रोड मैप है, सरकार का 1 साल का क्या रोड मैप है। तो ये तो लोगों के साथ धोखा होगा ना। सरकार को चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता साथ में काम भी शुरू करे, अपना रोड मैप भी तैयार करे, डेवलपमेंट वर्क भी करे, और साथ साथ में जो स्टेटहुड की जो स्ट्रगल है वो भी करती रहे सरकार। तो ये कहना कि जब स्टेटहुड मिलेगा तभी सब कुछ होगा, तो ये बेईमानी है। तो सबसे बड़ी बात इस तरह की पहले कह रही थी जितने लोगों ने स्टेटहुड को लेकर वोट दिया, अगर आप आशा भी देखें तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में स्टेटहुड उनका पहले नंबर पे प्लान था, वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले नंबर पे तो 370 था, है तो बीजेपी का तो था ही। अगर सबसे बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका दूसरे तीसरे नंबर पे स्टेटहुड था, बीजेपी का था नहीं। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी है, अगर वोट के हिसाब से देखें बीजेपी पहले नंबर की पार्टी बनी है। स्टेटहुड बड़ा मुद्दा नहीं था, 370 सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर घाटी की जितनी पोलिटिकल पार्टी है। अब ठीक है, अब स्टेटहुड की एक डिमांड है, तो इनको चाहिए कि अपने कम से कम अपना एजेंडा तैयार करें। नहीं, उस वक्त तो बड़ी बातें कही भी गई थी दिनेश जी। अगर मैं थोड़ा सा जनता को याद दिलाना चाहूँ, जो मेरे सामने यहाँ पर डिटेल खुली हुई है, कि मैं विश्वास दिलाता हूँ जब तक जम्मू कश्मीर में लोगों के हाथ में हल है तब तक कोई भी हमारी आवाज को दबा नहीं सकता। आपको वोट हमेशा आपकी शक्ति की आवाज दिखती रहेगी। अगर आप वोट करेंगे तो आवाज आपकी शक्ति के तौर पर उभरेगी, और यहाँ पर तब तक कोई भी आपकी शक्ति की आवाज यहाँ पर नहीं बना है, लेकिन ऐसे कॉन्फ्रेंस बनेगी। मगर ये चुनाव अलग है, जम्मू कश्मीर के लोग विभाजित नहीं होंगे, चुप नहीं रहेंगे, उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी। इसका संदेश देने का चुनाव है। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम एक संदेश जो है उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया था। लेकिन क्या इस और सरकार कदम बढ़ाती नजर आई आपको? पावर सेंटर्स को लेकर बात हो गई, बिजनेस रूल्स को लेकर बात हो गई, राज्य के दर्जे को लेकर बात हो गई, अब सरकार के काम को लेकर बात करना भी तो जरूरी है ना। देखिए, सरकार बड़ा पॉजिटिव काम कर रही है। अगर आप जब से सरकार बनी है, क्या 16 अक्टूबर को इन्होंने वोट ली थी, उसके बाद सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार एक्शन मूड में, चीफ मिनिस्टर अच्छा काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, पुंछ में होके आए, वो सांबा में गए, लोगों से मिल रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर तो अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी ऑर्गेनाइजेशन ये कहेगी, ये एक्सक्यूज देगी कि हम लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं गवर्नेंस क्योंकि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, तो ये तो एक मतलब बेईमानी होगा, लोगों के साथ धोखा होगा। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चाहिए काम करें, उनकी पार्टी काम करे, सरकार भी काम करे, मिलजुल के काम करके, ताकि सरकार लोगों को गवर्नेंस डिलीवर कर पाए, स्टेटहुड का एक्सक्यूज रहने दें। आपको नहीं लगता है कि सहयोग करके सरकार के साथ आगे काम को बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि जो पॉलिसीज, जो प्रोजेक्ट्स आप लोग लेकर आए हैं, जिस पर आपने भी कहा कि सरकार को इन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो सहयोग से अगर आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर आगे बढ़ते हुए देखा भी जा सकता है, और लोगों को जो रोजगार है वो भी मिलेगा, विकास जम्मू कश्मीर का होगा। बिल्कुल आशा जी, केंद्र नेतृत्व लगातार सहयोग कर रहा है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने खुद बोला था कि उमर जी को पूरा सहयोग करेंगे, और यहाँ की सरकार कैसे पॉजिटिव वे से काम करे, लोगों के लिए काम करे, डेवलपमेंट वर्क करे, उसमें वो पूरा सपोर्ट करेंगे। बट एक ही चीज की रट लगाएंगे, स्टेटहुड कब मिलेगा, अपने काम की कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें दिखाएंगे नहीं, या ट्रांसपेरेंसी कोई रखेंगे नहीं। इनके एमएलए जगह जगह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बयानबाजी करेंगे कि मार्च तक वेट करिए, मार्च में स्टेटहुड मिलेगा, उसके बाद आपके काम होंगे। लेकिन दोनों साइड से वो सपोर्ट करेंगे तो तभी सरकार अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। बीजेपी तो हर राज्य में सपोर्ट कर रही है, चाहे वहाँ भाजपा की सरकार हो या ना हो, कहीं ना कहीं उस राज्य की तरक्की हो, उस राज्य में डेवलपमेंट हो, और खासतौर से जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है जिसके लिए लगातार केंद्र काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एमपी को भी अपना अप्रोच थोड़ा नेगेटिव साइड से हटाकर पॉजिटिव साइड में लेकर लोगों को जरूरत है, और केंद्र के साथ तो उमर अब्दुल्ला जी मिल ही रहे हैं, वो पॉजिटिव ले जा रहे हैं। दिनेश जी, वो कह रहे नेगेटिव अप्रोच को खत्म करके पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, रजनीश जी ने बड़ी स्टेटमेंट, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी है लास्ट में, केंद्र के साथ तो उम्र को मिल गए हैं। इट मीन्स के क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है, कांग्रेस ने तो किनारा कर ही लिया है। अब कहते हैं ना कि दूरियां कांग्रेस से और नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है, कहा जा सकता है ऐसे? रजनी जी, आशा जी बिल्कुल, अगर सरकार अच्छे तरीके से, मुझे लगता है केंद्र हर राज्य को सपोर्ट कर रहा है, और इसी तरीके से एमपी को भी सपोर्ट कर रहा है, मगर पॉजिटिव है एमपी को भी लेने की जरूरत है। दिनेश जी, उमर अब्दुल्ला या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उनके उस बयान को याद करने का इस वक्त समय मेरे को लगता है कि सही ही होगा, जब उन्होंने कहा था कि खिड़कियां दरवाजे सब खुले हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि
उमर अब्दुल्ला बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर केंद्र के साथ सहमति बनाकर चलना है तो बहुत अच्छे से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर 2 पावर सेंटर इसी तरह से रहता रहा तो यहाँ पर आप देखिए स्थिति किस तरह की बनती रहेगी, क्योंकि एलजी के साथ अगर टकराव हुआ सीएम का तो फिर काम कैसे होगा, या फिर सीएम का एलजी के साथ टकराव होता है तो फिर किस तरह से काम जो है वो चलेगा। तो कई तरह के सवाल हैं। मतलब एक स्ट्रैटेजी के तौर पर उमर अब्दुल्ला की ये मुलाकात देखी जा रही है, कुछ ऐसा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कोलिशन सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो कोलिशन ने एलान किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के बिना ही कुछ इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर एक अपनी मेजोरिटी जो है मैनेज कर ली है। और दूसरी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार बनती है उसका केंद्र के साथ टकराव लेके, केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन लेके कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इनकी अप्रोच अच्छी है। अगर आप इतिहास में जाए आचार्य जी को, शायद 1999 में जब 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, जब 99 में बनी दूसरी बार सरकार, तब उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री बने थे। तो उस समय जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि मुझे मेरे पिताजी ने कहा है कि अगर केंद्र में आरएसएस की सरकार भी बने तो उसके साथ भी कंफ्रंटेशन नहीं लेनी है, उसके साथ भी टकराव नहीं लेना। इसलिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये नीति रही है कि कल चर्चा हो रही थी और इसी पर सवाल उठ रहा था और ये कहा जा रहा था कि जब सरकार यहाँ बीजेपी की थी और उमर अब्दुल्ला जब कैबिनेट में थे तो बहुत ही पैम्पर्ड उन्हें किया गया था, तो टकराव की स्थिति तो नहीं बन सकती है, क्योंकि तालमेल बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला काफी जाने भी जाते हैं और इस बार मेजॉरिटी काफी तरीके से उमर अब्दुल्ला के अंदर देखी गई है। नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि जब से ये सरकार बनी इस बार तो पूरा मेजॉरिटी से बिहेव कर रहे हैं। कल आपने उनका एक फंक्शन देखा और किस तरह के उन्होंने अपनी उनका वक्तव्य कैसा था, किस तरह के शोर वक्तव्य था। कोई भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसमें ये इंडिकेशन हो कि वो केंद्र के साथ टकराव चाहते हैं। तो ये टकराव ना तो जम्मू कश्मीर के हित में, ना केंद्र के हित में, ना देश के हित में। तो ये बड़ी मेच्योरिटी से चल रहे हैं। अगर इस तरह से उनकी पॉलिसी चलती रही तो मुझे लगता है कि सेंटर खुले दिल से सरकार को सपोर्ट करेगा। केंद्र चाहता है कि जम्मू कश्मीर जैसे हाईली सेंसिटिव स्टेट में कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, तो उस सरकार के साथ कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। रजनी जी, जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस की ही बात हो रही है कि सेंटर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा और अगर उसी तरह से रिस्पांस रहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट मिला है, क्या लगता है कितनी राहत यहाँ पर जनता को मिलेगी? क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशंस बहुत तरीके से हैं, बहुत बड़े बड़े वादे और दावे आप लोगों की तरफ से भी किए गए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 200 यूनिट से बिजली की बात करते हैं तो बिजली जम्मू से बाहर भेजी जा रही है, वो अपना शेयर किस तरह से रहेगा, कैसे मैनेज होगा, किस तरह से जो बजट है उसके अंदर इसे एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि पैसा तो आफ्टर ऑल आप ही को देना है। देखिए आशा जी, उमर अब्दुल्ला जी समझते हैं कि केंद्र के साथ मिलकर ही यहाँ पर सरकार चलेगी। ये दिनेश भाई ने भी बता दिया, कहीं ना कहीं सरकार किसी भी राज्य की तभी चल पाती है जब केंद्र के साथ तालमेल होगा। और ये बड़ा पॉजिटिव है कि उमर अब्दुल्ला जी भाजपा की एक आइडियोलॉजी को अच्छा समझ रहे हैं और खुद भी वो उन चीजों को सराहना कर रहे हैं। चाहे इंडियंस की बात करूं, चाहे इंडिया अलायंस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि इस समय देश को किस पार्टी की जरूरत है, देश के हित के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है जो बिना हिंदू मुसलमान किए हुए डेवलपमेंट के वर्क को चला रही है। तो मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला जी अगर 4 कदम चलेंगे तो केंद्र सरकार 8 कदम उनके साथ सपोर्ट करने को तैयार रहेगा। जो बजट यहाँ पर जिस तरीके का प्रोजेक्ट ये लेकर जाएंगे, जिस तरीके की यहाँ पर हमें जरूरत है, चाहे युवाओं के रोजगार की बात करूं, चाहे आप बिजली आपूर्ति की बात कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र लगातार काम कर रहा है और केंद्र इनको पूरा सहयोग देगा। ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि उमर अब्दुल्ला जी बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और बीजेपी के काम की सराहना कर रहे हैं। आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बात हो रही है दिनेश जी। नहीं, आइडियोलॉजी को तो नहीं फॉलो कर रहे, आइडियोलॉजी की कोई ज्यादा एक्सट्रीम से करेंगे। आइडियोलॉजी बीजेपी को नहीं फॉलो कर रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उमर अब्दुल्ला। देखिए आइडियोलॉजी का सेंस ये नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना और देश की डेवलपमेंट का काम करना, वो उमर अब्दुल्ला जी उसको फॉलो कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। देखिए आचार्य जी,
महाराष्ट्र के चुनाव के बाद पूरे देश में राजनीति जो है धीरे धीरे बदल रही है। कांग्रेस के बारे में पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद लगे कि कांग्रेस एक नॉन परफॉर्मिंग लाइबिलिटी बन गई है। नॉन परफॉर्मिंग लाइबिलिटी है। कोई भी पार्टी जो है कांग्रेस को साथ लेके चलना नहीं चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हाल कांग्रेस को हुआ, हरियाणा में जो हाल कांग्रेस को हुआ, इसलिए देश भर में चर्चा चल रही है कि एंटी बीजेपी, नॉन कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए। उसमें चाहे इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को बाहर भी कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ओवरऑल के लिए प्लस पॉइंट यही है, सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कांग्रेस के बिना ही अपनी सरकार बना ली है, कांग्रेस के बिना ही मेजोरिटी मैनेज कर ली है। इसलिए उनको लगता है कि मैं अगर कांग्रेस के खिलाफ ही चला जाऊं तो मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर वो कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो प्लस पॉइंट उनको ये होता है कि उनको केंद्र की तरफ से मदद मिलना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सियासत है, इसमें कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं होता है, सिर्फ अपना काम है, जहां से निकलता है निकाल लीजिए। लेकिन दिनेश जी, जिस तरह से 200 यूनिट फ्री बिजली का मिशन है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की महिला मुखिया को 5,000 रुपए देने की बात है, फिर 12 सिलेंडर की बात है, वृद्धावस्था में 3,000 रुपए पेंशन देने की बात है, सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की परमिशन है, 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए यहाँ पर मिलेंगे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं बच्चे की शादी के लिए। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की दिशा में काम किया जाएगा। सर, यूसीसी एनआरसी के खिलाफ यहाँ पर मुद्दों को उठाने की कोशिश होगी। क्या लगता है कि टकराव किन्हीं भी मुद्दों पर नहीं होगा और बजट को लेकर किस तरह से चर्चा हो सकती है? क्योंकि अगर यूसीसी और एनआरसी के खिलाफ अगर मोर्चा खोलते हैं तो फिर टकराव होना तो लाजमी है कि नहीं? देखिए, यूसीसी एनआरसी की बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की बात की थी, लेकिन आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है अभी सिर्फ एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था असेंबली में, उसके बाद तो 370 को अभी तक उसमें 370 मेंशन नहीं किया था, उसमें 370 मेंशन नहीं किया था, फिर लैंड एंड जॉब राइट्स की बात की थी। इसलिए कंसंट्रेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक नहीं ली है और मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूसीसी या एनआरसी से कोई कंसंट्रेशन लेगी। ये सारे मुद्दे नेशनल कॉन्फ्रेंस ठंडे बस्ते में डाल देगी, क्योंकि ये मुद्दे नेशनल लेवल के हैं। जम्मू कश्मीर को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ये मुद्दे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखे थे। अब इलेक्शन जीत गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब ये मुद्दे ठंडे बस्ते नहीं रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जेल से कैदियों को बाहर निकालना, राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके बाद ये तमाम मुद्दे, मतलब फिर इसे क्या समझा जाए कि आपने एक मैनिफेस्टो तैयार किया और आप जनता के सामने गए, वोट आपने बटोरे और उसके बाद फिर किस तरह का काम किया? क्या लगता है आने वाले समय में कितनी चुनौतियां और कितना नुकसान भी हो सकता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को ये एक्सक्यूज दे सकती है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आप लोगों ने 5 साल दिए हैं, हम 5 साल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वेलफेयरिस्ट इश्यूज हैं, जैसे सिलेंडर वाली बात है या बिजली वाली बात है, ऐसे मुद्दों को सॉल्व करेगी और बाकी कंसंट्रेट जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बातें उठाने की कोशिश करेगी। अगर सरकार ठीक चलती रही तो नहीं उठाएगी, अगर नहीं चली तो उठाएगी, तो फिर कंफ्रंटेशन लगेगी। तो पीडीपी जो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरेंडर कर दिया केंद्र सरकार के सामने, उस बयान का क्या? देखो, पीडीपी को लगता है कि पीडीपी ने अपना पूरा आधार जो है कश्मीर घाटी से खो दिया है। 1999 में जब पीडीपी बनी थी, पहली बार ऐसा हुआ कि पीडीपी 3 सीटों तक सीमित रह गई है, साउथ कश्मीर और बीज बिहारा जैसी सीट जो पार्टी बनने के बाद कभी भी पीडीपी ने नहीं हारी, वो सीट बीज बिहार की सीट पीडीपी बड़े मार्जिन से हारी है। तो पीडीपी अपना जो ग्राउंड, जो खोली ग्राउंड है, उसको रिट्रीव करने के लिए पीडीपी कोशिश कर रही है कि पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन अब क्योंकि चुनाव अभी बड़ी दूर है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्यादा पीडीपी को सीरियसली नहीं ले रही है। रजनी जी, वेलफेयर को लेकर जो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, वो कह रहे हैं कि उस पर जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता की जो समस्या है उन्हें हल सबसे पहले करने की जरूरत है, जिसमें केंद्र सरकार का भाग होना, हाथ होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल आशा जी, हम भी वही बात कर रहे हैं कि जो ये कंसल्टेशन वाले मुद्दे हैं उनको छोड़कर अगर मैनिफेस्टो की मेन पॉइंट्स पर काम किया जाए, जो उन्होंने बातें की हैं जम्मू कश्मीर की जनता से रिलेटेड, उन पर अगर काम करें तो केंद्र उस पर पूरा सपोर्ट करने को तैयार भी है। मगर अभी उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ दौरे करने से आप ये नहीं समझ सकते कि सांबा का दौरा कर लिया या किसी कैबिनेट मंत्री ने किसी डिपार्टमेंट में जाकर सस्पेंशन कर दिया ऑफिसर्स की, तो कोई पॉजिटिव आपका मैसेज कोई पब्लिक में जा रहा है?
पब्लिक चाह रही है कि ग्राउंड में जो चीजें उनको चाहिए हैं, चाहे बिजली है, चाहे सिलेंडर है, चाहे रोजगार है जो उन्होंने वादा किया है, चाहे पेंशन की बात है, ये चीजें मुहैया होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को फर्स्ट प्रायोरिटी लेकर इसके लिए तो बिजनेस रूल्स की भी तो उन्होंने बात की है। करके नहीं सर, तो बिजनेस रूल्स की भी तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा बिजनेस रूल्स जल्द से जल्द होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, हम उसको कहीं किनारा नहीं कर रहे थे बिजनेस रूल नहीं होने चाहिए, बट उनके पास पावर है कि वो ये सब काम कर सकते हैं। नहीं, आप खुद ही मान रहे हो ना रजनी जी की सस्पेंशन करने से कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से विजिट करने की वजह से कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर कैसे होने वाला है वो बताइए जरा। कि पावर सेंटर जो 2 सेंट्रल पावर सेंटर की बात हो रही है, तो उसे तो खत्म करने की जरूरत है कि नहीं, उसे खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। या तो बिजनेस रूल्स आ जाए, पता हो कि ठीक है एलजी की ये पार्ट है और सीएम की ये पार्ट है। दूसरी तरफ दिनेश जी कह रहे हैं सेक्शन 55 को पढ़ने की जरूरत है, उसमें यहाँ पर सारी पार्ट्स को लिखा गया है। लेकिन इफ्रा कह रही है कि अगर उसमें लिखा गया होता तो फिर हम यहाँ पर आराग नहीं है लाते कि बिजनेस रूल्स ले आइए। फिर बिजनेस रूल लाने की जरूरत नहीं थी। देखिए आशा जी, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो पावर्स इनको दी गई है वो पावर्स इनके पास ऑलरेडी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो दौरे कर रहे हैं तो उनके पास पावर्स नहीं है, बिल्कुल पावर्स है, मगर उनको रोड मैप बनाने की जरूरत है। उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में बहुत से पॉइंट्स रखे हैं। अब आज की जो मीटिंग है रजनी जी, वो पॉजिटिव तरीके से रहने वाली है या सिर्फ आश्वासन पर ही रहेगी, जिस तरह से पहली बार भी मीटिंग रही थी? हाँ, आज की मीटिंग जी दिल्ली वाली जी पॉजिटिव, बिल्कुल आशा जी पॉजिटिव ही रहेगी। मैंने वही बात की कि मोदी जी और अमित शाह जी लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर सीरियस है, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड उनका रहेगा। अब इनकी तरफ से भी काम करने की जरूरत है। ठीक है दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से अब काम करने की जरूरत है, पॉजिटिव तो रहेगा। देखिए आशा जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं जो केंद्र सरकार है 18 से लेकर 2024 तक बहुत इन्वेस्ट किया जम्मू कश्मीर में, तो सरकार नहीं चाहेगी जो हमें सारी प्रोसेस किया वो डिले हो जाए। सरकार ये चाहेगी केंद्र की सरकार की नेशनल कांग्रेस, स्पेशली जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, इस सरकार को सपोर्ट किया जाए। ये सरकार जो हमारा एजेंडा है पीस का, डेवलपमेंट का, उसको आगे ले जाए और लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करे। तो लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे केंद्र के पास है, लेकिन केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इस सरकार के साथ कंफ्रंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आज की मीटिंग काफी तरीके से पॉजिटिव रहने वाली है, इस तरह से जानकार कह रहे हैं। लेकिन समय होते होते शाम तक ही क्लियर होगा कि आखिर ये मीटिंग किस तरह से रही है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि राज्य का दर्जा, 2 पावर सेंटर्स और उसके साथ साथ यहाँ पर बिजनेस रूल्स को लेकर भी बात हो रही है। लेकिन बड़े मुद्दे ये भी उठ रहे हैं कि एक रोड मैप तैयार करने की भी जरूरत है जिस पर जनता को राहत पहुंचे। आप देख रहिएगा।